बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टुडे और टॉपिक इज होम्योस्टेसिस। इससे पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करें होम्योस्टेसिस को कि किस तरह से अगर हमारे पास इंजरी हो जाती है कहीं पे ब्लड वेसल में, कहीं पे कोई टिश्यू में, तो वहाँ पे होम्योस्टेसिस किस तरह से परफॉर्म होता है। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इसको हीमोस्टेसिस भी कहा जाता है। तो हीमोस्टेसिस में हमारे पास क्या है? It is consist of two words. The heme that it refers to the blood, and stasis to refers to the heart. To halt mean कि हमारे पास ब्लड को हमारे पास लॉस होने से बचाना. It is the process of forming clots in the walls of the damaged blood vessels and preventing blood loss while maintaining blood in a fluid state विद इन मस्कुलर सिस्टम। कि हमारे पास जब भी आपके पास जो है कोई इंजरी साइट होती है, कोई डैमेज हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स को, तो वहां पे हमारे पास जो है ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना और मेंटेन करना आपके ब्लड को कि वो फ्लूइड स्टेट में इनसाइड द मस्कुलर सिस्टम रहे। अब जो आपके पास होम्योस्टेसिस है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। आपके पास पहली है वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, दूसरी है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, थर्ड है आपके पास ब्लड कोगुलेशन और फोर्थ है आपके पास फिब्रिनोलाइसिस। तो आपके पास 4 स्टेजेस में आपके पास होम्योस्टेसिस होता है। जब भी आपके पास इंजरी होगी तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वहां पे वो होगा वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होगा, तीसरा आपके पास जो होगा वो ब्लड कोगुलेशन होगा और चौथा आपके पास फिब्रिनोलाइसिस होगा। सो व्हाट इज वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। सो वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज पिक्चर ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। कि आपके पास देखें नॉर्मल आपके पास जो डायमीटर है आपकी वेसल का वो ये है, ठीक है। मगर क्या है आपके पास जो साइट है, ये जो है आपके पास वो इंजरी साइट है। इसके ऊपर आप देखते हैं कि आपके पास जो है ये वेसल जो है थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। जब ये कंस्ट्रक्ट होती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपके पास जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पास इस कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मोस्ट ऑफ आपके सेल्स जो है वो इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपके पास बेसिकली आपके पास ब्लड लॉस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आपके पास जो ब्लड है वो इस फ्लो से जा रहा है, मगर जब यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो बहुत कम ब्लड जो होता है वो यहाँ से पास करके जा सकता है। सो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, बेसिकली दिस इज अ हिमोस्टैटिक प्रोसेस। और इसको हम कह सकते हैं जी आपके पास जो आपके ब्रेन के थ्रू आपके पास प्रोसेस कंट्रोल होता है, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है फौरी तौर पर। इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द इंजरी and it reduces the amount of blood flow in the damaged area and limits the amount of blood loss. Third, also these responses are triggered by some chemical released by the endothelial cells, endothelium इसको बोलते हैं हम, and platelets जो हैं हमारे पास जो मौजूद हैं 5-HT and other vasoconstrictor। तो ओवरऑल जिस साइड पे आपके पास इंजरी हुई है तो वहां के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो डैमेज हुए हैं वो फौरी तौर पे हमारे पास एंडोथेलिन आपके पास एक सब्सटेंस होता है, एक फैक्टर होता है, उसको रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वहां पे वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। दूसरा जब वहां पे हमारे पास प्लेटलेट्स पहुंचते हैं तो वो 5-HT जो है हमारे पास रिलीज करते हैं अलॉन्ग विद द अदर वेजोकंस्ट्रिक्टर्स, और उस वजह से भी वहां पे हमारे पास क्या हो कि आपके पास वेजोकंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है। सो आप देख सकते हैं जी आपके पास ये एंडोथेलियम सेल्स हैं, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज आर्टेरियल स्मूथ मसल्स। अब क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे जब डैमेज हुआ है तो हमारे पास ये जो सेल्स हैं इन्होंने क्या रिलीज किया, एंडोथेलिन, एंडोथेलिन हमारे पास रिलीज किया, ठीक है। अब एंडोथेलिन का काम क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास एक्ट करता है जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन के ऊपर कि आप जो है यहाँ पे क्या करो, आपके वेजोकंस्ट्रिक्शन करो। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, इस वजह से आपके पास जो सेल्स जो हैं, जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्ट करते हैं और आपके पास ओवरऑल जो साइज होता है वो हमारे पास क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से आपके पास क्या है वहां पे ब्लड लॉस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेज में आपके पास वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल हमें कह सकते हो जी आपको कट लगता है तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर हाथ रख के दबाते हो उस जगह को। उस जगह को दबाने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास ब्लड लॉस ना हो। तो वही प्रोसेस आपके पास जो है आपकी बॉडी कर रही है, और वो क्या कर रही है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही है बाय यूजिंग एंडोथेलिन एंड अदर वेरियस फैक्टर लाइक 5-HT एंड अदर वेजो कंस्ट्रक्टर्स। तो आपके पास बेसिकली वही प्रोसेस किया जा रहा है बॉडी की तरफ से भी कि वहां पे ब्लड लॉस को कम से कम किया जा सके। सेकंड स्टेप आपके पास जो आ जाता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट प्लग में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास प्लेटलेट एडहेशन होती है, उस एडहेशन होती है, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है, एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो आपके पास 3 प्रोसेसेस हुए हैं जो प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन में होते हैं। तो पहला होता है जी आपके पास प्लेटलेट एडहेशन, उसके बाद आपके पास मतलब एडहेशन मतलब जी प्लेटलेट्स आके वहां पे जो है स्टिक करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन में क्या होगा कि हम उसकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं जी हमारे पास कि वो इस तरह से हमारे पास जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, फाइनली एग्रीगेट कर जाते हैं, जिसमें हमारे
पास एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और उस पूरे एरिया को हमारे पास क्या कर जाते हैं, सराउंड कर जाते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट एडहेजन में क्या होता है कि फॉलोइंग द वस्कुलर कंस्ट्रक्शन प्लेटलेट बिकम स्टिकी एंड एडहर टू द कोलेजन मैट्रिक्स इन द सब एंडोथेलियम। हम इससे पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो एंडोथेलियम के अंदर मौजूद जो है एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो उनके अंदर जो मौजूद कोलेजन है वो बेसिकली आपके प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। तो जब ये हमारे पास प्लेटलेट्स आके यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास उसके साथ स्टिक हुए हैं और वो फौरी तौर पे अब एक्टिवेट हुए हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन या मैट्रिक्स जो है वहां पे वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज प्लेटलेट एडहेजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे पास प्लेटलेट एडहेर हो जाते हैं आपके कोलेजन फाइबर के साथ, तो वो क्या होता है, स्पाइक्ड हो जाते हैं, स्पाइक्स उनके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्टिकियर होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने एक चीज डिस्कस की थी एडीपी वाली, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एडीपी बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड अनदर थिंग दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2 फ्रॉम इट्स स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दीस केमिकल्स आर आल्सो अट्रैक्ट द नियर बाय प्लेटलेट्स। तो हमने क्या कहा था कि बाकी जितने प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक प्लेटलेट आया, उसने इन कांटेक्ट हुआ जी विद द डैमेज साइट आर द, जिसको हम कह सकते हैं जी आपके पास जो डैमेज जो हमारे पास जहां पे कट लगा हुआ है वेसल को, तो उसके एंडोथेलियल सेल्स के साथ आके उसने जो है वो एडहेजन की, और एडहेजन की वजह से वहां पे कोलेजन फाइबर्स की मदद से उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट हुआ तो बाय यूजिंग माइटोकॉन्ड्रिया इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। अब वो दो केमिकल्स की हमारे पास सराउंडिंग में मौजूदगी की वजह से वहां से जितने भी हमारे पास प्लेटलेट्स गुजरते हैं वो फौरी तौर पे एक्टिवेट होकर हमारे पास जहां पे इनिशियल आपके पास प्लेटलेट्स मौजूद हैं, एडहेजन हुई हुई है जिन प्लेटलेट्स की, वो वहां पे आके उनके साथ मजीद जो है हमारे पास स्टिक करते जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, दे आर जस्ट लाइक एन अलार्म। तो हमारे पास दीज केमिकल्स आर एक्टिंग लाइक एन अलार्म, कि वो हमारे पास क्या करते हैं, शोर मचाते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं पे आग लग जाती है, हम लोग शोर मचाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे। जस्ट लाइक दैट आपके ये केमिकल्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को हमारे पास एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब ये नहीं होगा कि जो हमारे पास प्लेटलेट्स पहले से वहां पे एडहर हुए थे सिर्फ वो ही ये चीजें रिलीज करेंगे, बाकी जो आपके पास प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर आते हैं वो भी ये चीजें हम यही केमिकल्स हमारे पास क्रिएट करते हैं। तो ओवरऑल आपके पास जो अलार्म की जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है, और जिस वजह से आपके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी डैमेज साइट के ऊपर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो स्टेप होता है दैट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसमें लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस वजह से आपके पास फॉर्मिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट प्लग। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स मौजूद हैं जो, और इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो प्लेटलेट प्लग इज फेयरली लूज, क्योंकि ये हमारे पास लूज हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है जी, आपके पास प्लेटलेट्स मौजूद हैं। दे आर जस्ट लाइक, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप मकड़ी के जाले की तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लूज स्ट्रक्चर होती है, मगर क्या होता है, इट इज सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग द ब्लड लॉस। ओवरऑल जो आपके पास जो है वेजो कंस्ट्रक्शन और आपके पास जो प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन की वजह से ओवरऑल आपके पास ब्लड लॉस जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। This is why it is called the temporary hemostatic plug. That is why इसको temporary कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है, और अगर इस यहाँ पे बॉडी आपकी रिपेयर ना करे खुद को हमारे पास, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास दोबारा से हमारे पास ब्लड लॉस या हेमोरेज हो सकता है। अच्छा, अब थर्ड स्टेज की तरफ हम आ जाते हैं। अब क्या हो गया जी, आपके पास जो है वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन भी हो गई है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन भी हो चुकी है, आपके पास ब्लड लॉस स्टॉप हो चुका है। नाउ ब्लड कोगुलेशन की तरफ हम जाते हैं कि हमारे पास उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे पास उसका प्रेशर होता है, अपना एक खास प्रेशर होता है, तो वहां पे स्पेसिफिकली कोगुलेशन की जाती है। हमारे पास कोगुलेशन की जाती है मतलब ब्लड को वहां पे थिक किया जाता है। तो आपको पता है जितनी ज्यादा कोई चीज थिक होती है, जितनी ज्यादा वो कोगुलेटेड होती है, जितनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, तो उसका हमारे पास प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड होम्योस्टेसिस स्टार्ट होता है। जो पहले दो स्टेप्स है उसको हमारे पास प्राइमरी या द फर्स्ट जो है हमारे पास जो है होम्योस्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी होम्योस्टेसिस में क्या है, हमारे पास ब्लड कोगुलेशन, ब्लड रिमेन्स इन द फ्लूइड कंडीशन विद इन द ब्लड वेसल थ्रू आउट लाइफ, बट व्हेन द ब्लड इज शेड फ्रॉम द ब्लड वेसल, जैसे कि हमारे पास ब्लड हमारी ब्लड वेसल से निकलता है और किसी कंटेनर में अगर इसको
कलेक्ट किया जाता है तो ये इट लॉसेस इट्स फ्लूइडिटी विद इन अ फ्यू मिनट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ जेली लाइक मास, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट बोलते हैं। अगर हम किसी कंटेनर में सिरिंज के अंदर लेते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है ये हमारे पास क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो फ्लूइड फॉर्म से वो हमारे पास निकल जाता है और उसकी क्या हो जाती है, हमारे पास जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉट बोलेंगे। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज कोगुलेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। अब उस स्पेसिफिक साइट में हमारे पास जो है कोगुलेशन करने के लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 13 फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि वहां पे अगर कोगुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम होगा आपके प्लेटलेट्स के ऊपर, और आपके पास जो आपका ब्लड क्लॉट बना है, जो आपके पास टेम्पररी हेमोस्टैटिक प्लग बना है, वो हमारे पास जो है डैमेज नहीं होगा, वो जल्दी हमारे पास वहां से रप्चर नहीं होगा। सो फैक्टर 1 जिसको हमारे पास फिब्रिनोजन कहा जाता है, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबल फैक्टर आर द प्रोएसिलेरिन, ठीक है। फैक्टर 6 नॉन एग्जिस्टिन, और हमारे पास फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर आर प्रो कन्वर्टीन। फैक्टर 8 आ जाता है जी हमारे पास एंटी हिमोफिलिक फैक्टर आर ग्लोबुलिन ए। फैक्टर 9 क्रिस्टमस फैक्टर आर एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी। Factor 10 steroid power factor. Factor 11 plasma thromboplastin antecedent are the anti-hemophilic factor C, ठीक है। पहले हम ए और बी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर 12 आ जाता है जी आपके पास हैगमैन फैक्टर भी कहा जाता है, आर द कॉन्टैक्ट फैक्टर भी इसको कहा जाता है। एंड फैक्टर 13 इट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आर लैकी लॉर्डन फैक्टर, ठीक है। इसको अगर आपने याद रखना है तो आप इसकी इकोनॉमिक्स याद रख सकते हैं। Foolish people try climbing long slopes after Christmas. Some people have fallen. ठीक है, तो आपके पास जो है F stands for fibrinogen, P stands for prothrombin, T stands for thromboplastin, C stands for calcium, L stands for laberal factor। तो इस तरह से ये आपने क्या याद रखना है, इसी तरह से आप बाकी फैक्टर्स भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये मिनोमिक्स अगर याद रख लो तो आपके पास 13 आपके जो है जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके नाम आप याद रख सकते हो। सो मैकेनिज्म क्या होता है जी कोगुलेशन का, हम बात कर रहे थे अभी तक हमारे पास जो है टेम्पररी हेमोस्टैटिक प्लग बना है। द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इन्वॉल्व्स कैस्केड ऑफ रिएक्शन, इसमें वेरियस रिएक्शंस होते हैं। एक्टिवेशन ऑफ वन फैक्टर लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अनदर नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर। दिस एंजाइम कैस्केड रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज वाटरफॉल सीक्वेंस। इसको हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से इसको वाटरफॉल सीक्वेंस कहा जाता है। स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है सबसे पहले, कि आपके पास जो है सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे पास जो है फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास उनकी एक्टिवेटर के लिए हमारे पास एक्टिवेटर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन एंड फाइनली कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन। यहाँ पे हमारे पास फिर उसके बाद फिब्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ब्लड क्लॉट की अगर रिट्रैक्शन हमने करनी है तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर क्लॉट इज फॉर्म टू इट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही क्लॉट बनता है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्टेनिन, ठीक है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स काजिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये फैक्टर सारे आएंगे, फिब्रिनोजन आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्लॉट जो है हमारे पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। और हमारे पास उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर हमारे पास अब क्या है, ब्लड क्लॉट रिट्रैक्शन हो रही है, उसके अंदर हमारे पास क्या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बेसिकली। उसकी वजह ये होती है कि अब आप देखेंगे इनिशियली जो आपके पास क्लॉट बनता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आप देखें तो वो क्लॉट काफी हार्ड से हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे ब्लड क्लॉट रिट्रैक्शन हुई होती है, और उसकी वजह ये कि आपके पास जो सराउंडिंग एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको, एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनको नजदीक लाया जाता है ताकि वो सेल डिवीजन करके जल्द से जल्द वहां पे रिपेयर का प्रोसेस कर सकें, ठीक है। Why circulating blood does not clot? कि आपके पास वजह क्या है कि आपके पास सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट नहीं होता, जबकि हमारे पास जो है आपके ब्लड जो है जो बाहर आपके एनवायरनमेंट आ जाते हैं वो क्लॉट हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि आपके पास एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स होते हैं वहां पे, ताकि स्मूथनेस काज की जाए। लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से नेगेटिव चार्ज जो होता है हमारे पास वहां पे मौजूद होता है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की वजह से भी वो क्लॉट नहीं होता। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स वहां पे, हेपरिन वहां पे मौजूद होता है। एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोलिटिक एंजाइम्स वहां पे मौजूद होते हैं। एंजाइम्स होते हैं जो फिब्रिन जो मौजूद है उसकी जो है लाइसिस करवा रहे होते हैं, इस वजह से वहां पे क्लॉटिंग नहीं हो रही। और लिवर रिमूव्स द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो कंटिन्यूअसली आपका लिवर जो है एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर रहा होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन से, तो इस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो रहा। फाइनल आपकी जो स्टेज आ जाती है दैट इज फिब्रिनोलाइसिस। तो फिब्रिनोलाइसिस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फ्रॉम ग्रोइंग एंड बिकमिंग प्रोब्लेमेटिक।
प्रॉब्लमेटिक फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या हमारे पास क्या होगा कि आपके पास ब्लड क्लॉट जो है वो एक स्पेसिफिक साइट तक रहे, और ये फिब्रिनल एलाइसिस क्या होता है, ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि आपका क्लॉट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता हुआ आपकी पूरी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक में करते हैं। तो फिब्रिनल एलाइसिस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फिब्रिन क्लॉट दैट प्रोडक्ट दैट क्लॉट द प्रोडक्ट ऑफ द कोगुलेशन इज ब्रोकन डाउन। अब हमारे पास क्या हुआ था, क्लॉट कोगुलेशन में हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है एक्टिन, मायोसिन और अदर फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, फिब्रिन क्लॉट फिब्रिन की फॉर्मेशन करते हैं वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास फिब्रिनल एलाइसिस में हमारे पास उस फिब्रिन क्लॉट को हमारे पास क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और इसमें मेन एंजाइम प्लाज्मिन जो है कट द फिब्रिन मेश एट वेरियस प्लेसेस। आपका जो प्लाज्मिन यहाँ पे एक एंजाइम है वो हमारे पास फिब्रिन मेश को कट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे, और एज सून एज कट डेवलप्स अनदर साइट ऑफ इवेंट टेक प्लेस, कि आपके पास प्लाज्मोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन द क्लॉट, कि आपके पास प्लाज्मोजन वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लाज्मिन हमारे पास सबसे पहले एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा आपके पास फिब्रिन थ्रेड को। उसके बाद फिब्रिन थ्रेड जो है वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं आपके पास रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, और इस तरह से वहां से आपके पास जो है क्लॉट जो है वो ग्रेजुअली आपके पास जो है वहां से हमारे पास जो है इनगल्फ कर लिया जाता है, और वहां पे आपके जो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो आपके पास ग्रो करके उस स्पेसिफिक इंजरी साइट को क्लोज कर देते हैं। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी कोगुलेशन को, उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो है चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन के। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आपके पास जो है फैक्टर 7 जो है, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 बाय द लिवर, ठीक है। इनकी हमारे पास जो है जितनी भी सेंसेस है वो लिवर के अंदर होगी बाय द हेल्प ऑफ विटामिन के, एंड हेंस दीस फैक्टर्स आर कॉल्ड विटामिन के डिपेंडेंट प्रोकोगुलेंट्स। अगर ये नहीं होंगे आपके पास विटामिन के की, सम पीपल्स को लोगों को हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है जब, तो हमारे पास बेसिकली उनके अंदर हमारे पास जो हीमोफिलिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, मीन उनको हमारे पास जब कट लगता है तो हमारे पास वहां पे ब्लड लॉस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में हमेशा अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, नॉर्मली आपके वो विटामिन के का हमारे पास इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास लिवर क्या करता है, आपके पास प्रोकोगुलेंट्स की जो हमारे पास सेंसेस करता है और आपके पास जो है कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा रोल ऑफ लिवर, आपका लिवर सेंसेस जो है सेंसाइज करता है जी प्रोकोगुलेंट्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन फैक्टर्स 5, 7, 9, 10 एंड 11, जो अभी हम कुछ ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा रोल ऑफ ब्लड वेसल्स भी है, रिलीज सब्सटेंस लाइक प्लाज्मोजन एक्टिवेटर्स, टिश्यू फैक्टर्स एंड वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर्स, ये आपके पास जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पास रिलीज किए जाते हैं। एंड रोल ऑफ द नॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, इसका रोल क्या है, विल्ब्रेंट फैक्टर का जो हम बात कर रहे थे, acts as a bridge between the denudant vascular endothelial and the platelets, के आपके पास जो एंडोथेलियल सेल्स हैं आपके वेसल के, उनके और प्लेटलेट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन या ब्रिज का काम कर रहा होता है, एंड इट आल्सो एक्ट एज अ कैरियर फॉर द फैक्टर नंबर 8, ठीक है। अब अगर हमारे पास डिफरेंट तरह की ऐसी मेडिसिन भी हैं, डिफरेंट तरह के ऐसे हमारे पास केमिकल्स भी हैं जो हमारे पास जो है इनहिबिट करते हैं आपके पास कोगुलेशन को, तो क्लॉट फॉर्मेशन रिमेन कन्फाइंड टू द साइट ऑफ इंजरी। जो आपके पास क्लॉट फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, साइट ऑफ इंजरी तक ही रहेगी। देयर आर सम सर्कुलेटरी एंटीकोगुलेंट्स व्हिच प्रिवेंट एक्सेसिव क्लॉटिंग, कि हमारे पास ज्यादा क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, कि आपके पास इंजरी साइड तक रहे, वो इनसाइड वेसल में ना आए और हमारे पास वेसल को ब्लॉक ना करे। तो सच इनहिबिटर्स जो है उनको हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट है, हमारे पास केमिकल है, हेपरिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सी जो है हमारे पास, और प्रोटीन एस, ये 4 फैक्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर नोन एज एंटीकोगुलेंट्स। इससे प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे, दे आर द प्रोकोगुलेंट्स। वो हमारे पास 13 फैक्टर्स हैं जो प्रोकोगुलेंट्स हैं। हमारे पास जो एंटीकोगुलेंट्स है वो 4 फैक्टर्स हैं, जिनमें हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन आ जाता है, हेपरिन है, प्रोटीन सी है एंड प्रोटीन एस है। द फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म बिकम एक्टिव एज सून एज क्लॉट फॉर्म। तो जैसे जैसे हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन होती है तो फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म जो है हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। फिब्रिनोलाइटिक का मतलब क्या है जी, आपके पास जो फिब्रिन की फॉर्मेशन हुई है, जो क्लॉट के अंदर फिब्रिन की मौजूदगी हुई है, उसको हमारे पास फिर अब क्या करना है, लाइसिस करना है उसका। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द हीमोस्टेसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया जी कि अगर आपके पास क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है तो आप किस तरह से हमारे पास चलेंगे, हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, और किस तरह के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हेमोस्टेसिस।